नमस्कार दोस्तों, सानवी क्लासेस आल एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विभा। आज हम क्लास 7 का इतिहास पाठ 12 औरंगजेब, इसके साथ ही साथ हम सिखों के गुरुओं के बारे में भी, जितने भी 10 गुरु हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले प्लीज़ मैं आपसे को ये कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। औरंगजेब मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। उसने मुगल साम्राज्य को दक्षिण तक विस्तार किया। औरंगजेब विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा, परंतु इसी समय मुगल वंश पतनोन्मुख हो गया। औरंगजेब 1658 टू 1707 ईस्वी। शाहजहां के बाद औरंगजेब 1658 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। उसने शासन की बागडोर संभालने के बाद तड़क भड़क का परित्याग करके सादगी का जीवन अपनाया। उसने मदिरा, भांग आदि के सार्वजनिक सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया एवं अनैतिकता को रोकने और जन आचरण पर नजर रखने के लिए मुहतसिब नामक अधिकारी नियुक्त किए। ये पूछा जाता है मुहतसिब मीन्स क्या होता है। अनैतिकता और जन आचरण पर नजर रखने वाले अधिकारी को मुहतसिब कहते हैं। उसने दरबारी नृत्य संगीत पर भी रोक लगाई, किंतु संगीत को राज्य में प्रतिबंध नहीं किया। वह स्वयं एक सिद्धहस्त वीणा वादक था। समारोहों के समय हरम में संगीत का आयोजन परंपरागत ढंग से होता रहा। मुस्लिमों में ज़कात धार्मिक कर लिया जाता था। मुस्लिमों से गैर मुस्लिमों से जजिया कर की वसूली प्रारंभ की गई। ये औरंगजेब है। औरंगजेब को शासन ग्रहण करते ही अनेक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा। मुगल राज्य में अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिनके लिए पर्याप्त जागीरें और वेतन की व्यवस्था होना आवश्यक था। इसके अलावा लगान भी कम मिल रहा था, क्योंकि जागीरदार तबादले की आशंका से जागीरों के अंदर ही खेती बढ़ाने में रुचि नहीं रखते थे। औरंगजेब की स्थिति एक ऐसे वैद्य के समान थी जिसके पास एक अनार हो और 100 बीमार हो। इस स्थिति से निपटने के लिए एक विकल्प था, दूसरे राज्यों को अपने राज्य में मिलाकर अपने राज्य का विस्तार करना। इसी सोच में उसने अहोम, असम राज्य, बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधिकार में ले लिया। पर जितना लगान इन राज्यों को मिलाने पर मिलता था, उतना ही नए अमीरों पर खर्च करना पड़ता। समय समय पर उनके विद्रोहों को शांत करने के लिए धन, समय, ऊर्जा भी व्यय करनी पड़ती। औरंगजेब को जाटों, बुंदेलों, सिखों, सतनामियों और उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र के पठानों के विद्रोह के साथ ही राजपूतों एवं मराठों के साथ भी लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ता रहा। औरंगजेब और जाटों का संघर्ष 1669 1669 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1691 1691 ईस्वी में उसने जाटों का दमन किया, किंतु यह विद्रोह पूर्ण रूप से शांत नहीं हुआ और जाटों का संघर्ष चलता रहा। इसके अतिरिक्त मेवात तथा नारनौल के सतनामियों ने भी समय समय पर विद्रोह किए। उसके समय तक मुगल तथा सिखों के मध्य संबंध काफ़ी बिगड़ गए थे। सिखों की शक्ति निरंतर बढ़ती जा रही थी, जिसको रोकने के लिए उसने पंजाब के मुगल अधिकारियों को आदेश दिया। मुगलों की सेना और सिखों के गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में युद्ध हुआ, जिसमें सिख पराजित हुए। इसके साथ ही औरंगजेब को पठानों से भी जूझना पड़ा, जो अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे, और अंग्रेजों ने भी उन्हें समाप्त करने का संकल्प किया। उसने कूटनीतिक एवं दमनकारी नीति अपनाकर सन 1678 ईस्वी तक पठानों का विद्रोह समाप्त कर दिया। औरंगजेब को राजपूतों का भी सामना करना पड़ा, यद्यपि उसे स्वयं राजगद्दी प्राप्त करने के लिए अनेक राजपूत सरदारों का सहयोग प्राप्त हुआ था। उसने राजपूत राजा जयसिंह और जसवंत सिंह आदि को उच्च पद तथा मनसब प्रदान किए, किंतु मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उस राज्य के उत्तराधिकारी के पद को लेकर औरंगजेब तथा राजपूतों के संबंध बिगड़ गया।
अतः राजपूत मुगलों के विरुद्ध हो गए, जिनका मुगल साम्राज्य पर अच्छा प्रभाव नहीं रहा। मुगल सेना को शिवाजी से भी टक्कर लेनी पड़ी। शिवाजी ने कई बार मुगलों की विशाल सेना को हराया। इन टक्करों में शिवाजी छापामार युद्ध का सहारा लेते थे। पुर्तगालियों और अंग्रेजों ने भी औरंगजेब के समझ समस्याएं उत्पन्न की। पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में जहाज़ों को लूटना प्रारंभ कर दिया। चटगांव बांग्लादेश को अपना केंद्र बनाया और वहां मुगल सेना भेजी गई। उसने चटगांव को अपने अधिकार में कर अन्य भागों को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया। पश्चिमी समुद्री तटों पर अंग्रेज भी उपद्रव कर रहे थे, अतः औरंगजेब ने उनके इस उपद्रव को भी समाप्त कर दिया। मुगल साम्राज्य का पतन। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का तेजी से पतन हुआ। मुगल दरबार अंग्रेजों के बीच आपसी झगड़ों और षड्यंत्रों का अड्डा बन गया और शीघ्र ही महत्वाकांक्षी तथा प्रांतीय शासक स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे। साम्राज्य की कमजोरी उस समय विश्व के सामने स्पष्ट हो गई जब सन 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया, दिल्ली को खुलेआम लूटा। मुगल काल में वाणिज्य एवं व्यापार का विकास हुआ, परंतु इस काल में मुगल सरदारों की विलासिता भी अधिक बढ़ गई। प्रशासनिक स्तर पर व्यापक असंतोष और भेदभाव फैला, जिससे जहांगीर व्यवस्था में गंभीर संकट पैदा हो गया। अधिकतर सरदारों का यह प्रयास रहता था कि वे अपने आमदनी वाले जागीर हथिया लें। इस कारण मुगल प्रशासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ता गया। सरदार स्वाधीनता की कल्पना करने लगे। मुगल प्रशासन बहुत हद तक केंद्रित था और इसकी सफलता सम्राट की योग्यता पर निर्भर थी। योग्य सम्राटों के अभाव में वजीर, सरदारों तथा मनसबदारों ने उनका स्थान लेने की चेष्टा की और मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बन गए। राजनीतिक क्षेत्र में औरंगजेब ने कई गंभीर गलतियां की। उसने मराठों एवं राजपूतों को मित्र बनाने की बजाय उन्हें अपना शत्रु बना लिया। औरंगजेब की मृत्यु तक मुगल साम्राज्य दक्षिण तक फैल चुका था। पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण उत्तर भारत से ही होता था। बहुत दूर होने के कारण दक्षिण भारत पर प्रभावशाली नियंत्रण रखना संभव नहीं था। इसके कारण दक्षिण भारत के राज्य अपने को स्वतंत्र करने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। मुगल साम्राज्य के पतन का कारण यूरोपियों का भारत में आगमन भी था। पहले उन्होंने भारत में व्यापार करने के लिए मुगलों से इजाज़त मांगी, परंतु धीरे धीरे उन्होंने भारतीय राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया और भारतीय राज्यों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना की और 200 वर्षों तक भारत में राज्य किया। इसके अलावा नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भी मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। नादिर शाह फारस, ईरान का शासक था। उसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था। भारत की अपार धन संपदा से आकर्षित होकर 1739 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासन काल में उसने भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? 1739 ईस्वी में। उससे मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। नादिर शाह भारत का कोहिनूर हीरा और तख्त ताऊस सहित अनेक कीमती सामानों को लूटकर अपने साथ ले गया। वर्तमान समय में कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में जड़ा है। मुगल साम्राज्य के पतन के मुख्य बिंदु। उत्तराधिकारी के लिए होने वाले युद्ध में अपार धन और शक्ति नष्ट होती थी। सम्राट के कमजोर होने से प्रांतीय गवर्नर शक्तिशाली बन गए और साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर लेते थे। मुगल शासन के अंत तक राजकोष में न तो अधिक धन बचा था, न ही जागीर। अधिकारियों को वेतन देना कठिन हो गया था। जमींदार असंतुष्ट होने लगे और इनका सरदारों से संघर्ष प्रारंभ हो गया। मुगलों का जीवन उच्च कोटि के शान शौकत में व्यतीत होता था। इसके लिए वे काफ़ी धन व्यय करते थे। इससे उनका सामाजिक और चारित्रिक पतन हो गया। इन सब कारणों से 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। इसी चैप्टर में आपका दिया है सिखों के गुरु।
मैं सोची पहले औरंगजेब के बारे में अध्ययन कर लेती हूँ, फिर ये पढ़ते हैं। चलिए आइए सिखों के गुरु के बारे में जान लेते हैं। गुरु नानक, इनका जन्म देख लीजिए, इनकी मृत्यु देख लीजिए। इनका जन्म तलवंडी आधुनिक ननकाना साहित्य पाकिस्तान नामक स्थान पर हुआ था। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे। ये पूछा जाता है गुरु नानक के बारे में मेन चीज़ क्या है, ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे। गुरु अंगद दूसरे गुरु हुए, देख लीजिए सन अपना 1539 से 1552 ईस्वी तक। सिखों के दूसरे गुरु, इन्होंने क्या किया था, इनका मुख्य काम गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। तीसरे गुरु हैं गुरु अमरदास, 1552 से 1574 ईस्वी तक। सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की। मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे, अकबर ने इनसे भेंट भी की थी। ये 22 गद्दियों की स्थापना के लिए प्रसिद्ध थे। गुरु रामदास 1574 से 1581 ईस्वी तक, मतलब इनका जन्म 1500। गुरु अमरदास मुगल सम्राट अकबर के समय उनका संबंध मैत्रीपूर्ण था। अकबर ने उन्हें 500 बीघा जमीन दान स्वरूप दिया था। इसी जमीन पर उन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी तक आदि ग्रंथ का संकल्प किया। सूफी संत मियाँ द्वारा अमृतसर में हरिमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर की नींव डलवाई। सिखों से उनकी आय का 10% दान के रूप में देने की प्रथा प्रारंभ करवाई। तरन तारण नगर का निर्माण करवाया। मुगल बादशाह जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण राजद्रोह के आरोप में जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दे दी। गुरु हरगोबिंद 1606 से 1645 ईस्वी तक अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना की। सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया। गुरु हरराय 1645 से 1661 ईस्वी तक सिखों के 7वें गुरु औरंगजेब के आदेश पर अपने ज्येष्ठ पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा। गुरु हरकिशन गुरु पद के लिए बड़े भाई राम राय ने विवाद चेचक के कारण इनकी मृत्यु हो गई। गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 ईस्वी तक औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों का विरोध किया। फलस्वरूप 1675 ईस्वी में इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण गुरु की हत्या कर दी गई। गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी तक सिखों के अंतिम गुरु। खालसा पंथ की स्थापना। औरंगजेब से आजीवन संघर्ष। औरंगजेब ने उनके 2 पुत्रों को दीवार में जिंदा चिनवा दिया और उनकी मृत्यु के कुछ समय पहले गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होते हैं। आपको अगर अच्छे लगे तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।